फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में वर्ष 2017 में पूछे गए एक प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रश्न हमारे सामने ये है जिसका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना होगा, जिसके लिए अधिकतम 15 अंक आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, उत्तर कैसे लिखेंगे उसकी हम बात करेंगे और थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि हम इस चर्चा में पहले प्रश्न को समझेंगे और साथ ही साथ जो भी कंसेप्ट है, जो अवधारणाएं हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अवधारणाओं को जानने के बाद में उत्तर क्या लिखा जाए उसकी बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे ताकि संबंधित प्रश्नों पे आप अच्छे से उत्तर दे सकें। दोस्तों, बहुत सारी पिछली वीडियोस में हमने बात की है कि कैसे उत्तर लिखा जाए और अलग अलग चर्चा हमने की है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। हमने वर्ष 2018, वर्ष 2019 और 17 के भी अन्य प्रश्नों पे काफी विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों, प्रश्न ये है कि तीव्र समावेशी विकास क्या है और भारत में तीव्र समावेशी विकास ने बेरोजगारी को कम करने में कैसे सहायता की है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन पहले हम जरा कंसेप्ट की बात करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, यहां पे दो क्वेश्चन है कि क्या है और कैसे सहायता की है बेरोजगारी को कम करने में। आइए बात करते हैं इसमें हमारे पहले भाग पर कि तीव्र समावेशी विकास क्या है। दोस्तों, ऐसा है, अगर हम बात करें तीव्र विकास क्या होता है, इसका मतलब है दोस्तों फास्ट या हाई स्पीड से आर्थिक प्रगति को प्राप्त करना। दोस्तों, हमने मान लीजिए बहुत सारे उद्योग लगा दिए, बहुत सारा उत्पादन कर दिया, हमने काफी बड़ी मात्रा में मशीनीकरण भी कर दिया। इन सब से देश की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी में वृद्धि होगी, अच्छी गति होगी, तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारी ग्रोथ क्या है, वो फास्ट ग्रोथ है या फास्टर डेवलपमेंट है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में होगा क्या आमतौर पर कि जिनके पास धन होगा, जो वर्ग रिच होगा, वो तो लाभ ले जाएगा, किंतु फैक्ट्री लगती है तो आदिवासियों के या आदिवासियों से उनका जंगल छिन जाता है, उनकी जमीन छिन जाती है। अगर फैक्ट्री लगती है और केवल एक वर्ग को लाभ दिया जाएगा तो हो सकता है कि महिलाओं का जो सम्मान है या महिलाओं का जो रोजगार है वो बहुत हद तक चला जाएगा। मशीनीकरण से जो अल्पसंख्यक हैं, वैसे रोजगार करने वाले लोग हैं जो मशीनी काम करते हैं, जो कम संख्या में है या जिनको रोजगार चाहिए किंतु उनके पास कौशल नहीं है, दोस्तों वो भी पिछड़ जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए हम ऐसी वृद्धि या विकास की कल्पना नहीं करते जो कुछ ही वर्गों को लाभ दे। हम तो वैसे वृद्धि या विकास का कल्पना करते हैं जिसमें देश के सभी वर्गों की भागीदारी हो, सभी क्षेत्रों की भागीदारी हो, सभी आय वर्ग की भागीदारी हो, सभी लिंग की भागीदारी हो, सभी धर्मों या सभी जो संप्रदाय है उनकी भागीदारी हो। दोस्तों, उस प्रकार की भागीदारी को या उस प्रकार के विकास को हम कहते हैं समावेशी या इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहां पे एक शब्द जुड़ जाएगा, समावेशी। दोस्तों, सभी का समावेश करना मतलब जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो या आय के आधार पर हो या अन्य किसी आधार पे हो। मान लीजिए जनजातियां हैं या अन्य समुदाय हैं। दोस्तों, इन सभी को साथ लेकर अगर हम तेज गति से भागेंगे दोस्तों, उसे कहा जाएगा तीव्र और समावेशी विकास, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। दोस्तों, ये जो योजना है, जो ये उद्देश्य है, ये भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था कि हमें फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। 12वीं योजना में दरअसल इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया सतत शब्द, मतलब सस्टेनेबल शब्द को जोड़ा गया।
कि हमारी ग्रोथ ऐसी हो जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकता तो पूरी करे, साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पूरे संसाधन को बना के रखे ताकि उनको दिक्कत ना हो। दोस्तों, इस प्रकार 11वीं योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था कि हमें फास्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, जिसकी हमने बात यहां पर की है। हमने कंसेप्ट के आधार पर इस चीज को समझा है कि फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। मतलब ग्रोथ तो दोस्तों तेज होना जरूरी है। अगर मान लीजिए जो काम 5 साल का है उसको हम 20 साल में पूरा करेंगे, वो अपने लाभ को खो बैठेगा। मान लीजिए हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट पूरा करना है और उस प्रोजेक्ट को करने में 5 साल लगने चाहिए थे, किंतु हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया 20 साल में, दोस्तों लागत 10 गुना बढ़ जाएगी और जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। इसीलिए फास्ट तो होना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम फास्ट के चक्कर में उन लोगों को छोड़ दें जो अभी समाज से कट गए हैं। तो सबको साथ लेके चलना, जिसको हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं दोस्तों, वो है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसीलिए ये हमने परिभाषा देखी, इसका मतलब देखा। दोस्तों अगले पड़ाव पे आते हैं। अब इसी में अगर मैं ऐड करूं दोस्तों, आप देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो झाबुआ है, अलीराजपुर है। इन जिलों में बड़े आदिवासी पॉपुलेशन है, बड़ी मात्रा में आदिवासी पॉपुलेशन है। दोस्तों केवल भोपाल इंदौर के विकास को लेकर या भोपाल इंदौर उज्जैन या कुछ ही जिलों के विकास को मध्य प्रदेश का विकास माना नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रगति बहुत जरूरी है, जो हो रही है अच्छी गति से हो रही है, किंतु उसमें यदि जब सबका साथ नहीं होगा, चाहे वो बालाघाट जिले के लोग हों, चाहे वो झाबुआ के हों, चाहे वो अलीराजपुर के हों या मुरैना के हों, चाहे वो ग्वालियर के हों, सभी जिलों के लोगों, सभी आदिवासियों, सभी अल्पसंख्यक, सभी के प्रयासों से, सभी के भागीदारी से जो विकास होगा दोस्तों, उसे कहा गया है तीव्र समावेशी विकास। दोस्तों प्रश्न यह है कि भारत में तीव्र समावेशी विकास ने बेरोजगारी को कम करने में कैसे सहायता की। दोस्तों एक प्रश्न यह है कि तीव्र समावेशी विकास ने बेरोजगारी को कम करने में कैसे मदद की। हालांकि अंग्रेजी जो वर्जन है उसमें 12th 5-year प्लान को जोड़ा गया है, यहां पर लिखा गया है, हालांकि हिंदी में उसका जिक्र नहीं है। तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूं कि कैसे ये उत्तर आएगा, और 12th प्लान की अगर हम बात करें तो भी क्या उत्तर आएगा, हम दोनों की बात यहां पे कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न यह है कि भारत में तीव्र समावेशी विकास ने बेरोजगारी को कम करने में कैसे सहायता की। आप यहां देखिए कि क्वेश्चन यह है कि अगर हमारी ग्रोथ फास्ट हुई तो बेरोजगारी दोस्तों कैसे कम हुई। दोस्तों ऐसा है कि बेरोजगारी को कम करना है तो सिंपल सी बात है कि आपको रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे, जिसके लिए जीडीपी, जिसके लिए कृषि, जिसके लिए उद्योग, जिसके लिए कौशल विकास, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर दोस्तों विशेष काम करने की आवश्यकता है। हालांकि इससे निपटने के लिए विदेशी निवेश भी जरूरी है, नवाचार भी जरूरी है, लगभग सभी पहलू जरूरी हैं दोस्तों। लेकिन इन क्षेत्रों से हम अगर इस पे काम करें तो बेरोजगारी से निपटा जा सकेगा। दोस्तों प्रश्न यह है कि तीव्र समावेशी विकास ने बेरोजगारी को कम करने में कैसे सहायता की है, और आपको इस चीज का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है, एक मूल्यांकन करना है गंभीर रूप से, क्योंकि अंग्रेजी के इस में 12th की बात कर रखी है, हम उसको भी शामिल कर लेते हैं। दोस्तों आप देखिए हमारी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है जिसका जिक्र इस प्रश्न में है, 12th 5-year प्लान, दोस्तों उसमें कहा गया था कि भारत जो है, आप देखिए जो प्लान है उसकी अवधि है 2012 से 2017 के बीच। तो 2012 से 17 के बीच में ये अवधि है। दोस्तों इस अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था को 8 से 8.5% की दर से बढ़ाया जाएगा, यह अनुमान लगाया गया। तो जीडीपी बढ़ने से क्या होगा वो समझिए आप।
ये मान लेते हैं केक है और 5 व्यक्ति इस केक को खाना चाहते हैं, तो हमने इसको इस प्रकार से मान लीजिए बांट दिया, 1 2 3 4 और ये 5, तो सबको ये साइज मिल गया दोस्तों। लेकिन मान लीजिए 5 लोग तो कुछ दिनों पहले थे, आगे 10 लोग हो जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो क्या करेंगे? अगर हम इनमें से 10 भाग कर देंगे तो प्रति व्यक्ति का आकार तो छोटा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम केक के साइज को बढ़ाते हैं। अगर इस केक के 10 भाग भी करेंगे तो पहले की तुलना में यह भाग क्या होगा, बड़ा होगा, या सभी लोगों की आवश्यकता को पूरी करेगा। ये हमारा जीडीपी है दोस्तों, ये हमारी बढ़ी हुई जीडीपी है। अगर हम तेजी से विकास करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तो जो लोग बढ़े होंगे पॉपुलेशन से, उन लोगों के बढ़ने के बाद भी सभी के हिस्से में अच्छी आय आएगी, तो निर्धनता से या बेरोजगारी से वो लोग नहीं सताएंगे, ये परेशान नहीं होंगे। इसीलिए बात होती है कि जीडीपी को बढ़ाया जाए। इस योजना में दोस्तों कृषि के लिए भी 3.7% की ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों उद्योगों को भी 8 से 10% के बीच में बढ़ाया जाए, ये लक्ष्य रखा गया। तो मुख्य रूप से वैसे 10% की दर से उद्योग बढ़ें। और दोस्तों एक बात और है कि गैर कृषि क्षेत्रों में 5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। दोस्तों अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश जो भारत की जीडीपी है उसके अनुपात को 9% रखा गया कि हम पहले की तुलना में 6-6.5% की तुलना में बढ़ाकर इसको निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में 9% करेंगे, जिससे होगा ये कि जब दोस्तों इंफ्रा डेवलप होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर से, बिजली से, रोड से, रेलवे से उद्योगों को बल मिलेगा। दोस्तों उद्योगों से क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप देखिए बेरोजगारी के पीछे केवल आर्थिक संरचना ही नहीं है, हमारी शिक्षा भी तो है। दोस्तों भारत में जो मातृत्व शिशु दर है, मातृत्व मृत्यु दर है, आप देखिए आमतौर पे 1 लाख माताएं जो शिशुओं को जन्म देती है उसमें से 130 माताओं की मृत्यु हो जाती है कॉम्प्लिकेशन के कारण। दोस्तों वो संख्या कम करने का लक्ष्य रखा गया था कि उसको 2017 तक घटाकर 100 किया जाएगा, जिसको हम एमएमआर कहते हैं। दोस्तों आईएमआर को भी 25 करने का लक्ष्य रखा गया। जो कुल प्रजनन दर है, जो कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसको भी 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखिए, चाहे कृषि हो, जीडीपी हो, अतिरिक्त रोजगार हो, निवेश में हो, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के जो ये लक्ष्य हैं, ये बेरोजगारी से निपटने के लिए अपने तरीके से काम कर रहे थे या उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीडीपी हो, कृषि हो, उद्योग हो, अतिरिक्त रोजगार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या वो मानव पूंजी का एक विकास हो, इन सभी को लेकर उन्होंने काम किया। लेकिन दोस्तों अब देखिए, अगर हम इसके नकारात्मक पहलू देखें, क्योंकि हमें इवैल्यूएशन करना है दोनों तरफा। दोस्तों आज भी एमएमआर 130 है, कुछ राज्यों में इससे भी अधिक है, आईएमआर 32 है, हालांकि टीएफआर हमारा कम हुआ है, तो यहां पे अभी हम सफल नहीं है, जबकि ये लक्ष्य पूरे कब होने थे, 2017 तक पूरे होने थे, लेकिन आज 2022 आ चुका है। दोस्तों आज भी जीडीपी हमारी, वैसे जीडीपी की दर हमने टच की है, लेकिन उसका पहलू यह है कि 2020-21 में जब जीडीपी काफी कम थी, उसकी तुलना में हमने अच्छी जीडीपी प्राप्त की है। दोस्तों एब्सोल्यूट नंबर्स आप देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं हैं। दोस्तों कृषि में हमने सफलता प्राप्त की है। दोस्तों उद्योग की जो दर है वो 2020-21 में नेगेटिव थी और इस साल वो 5.5-6% से बढ़ने का अनुमान है। दोस्तों देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। दोस्तों आज भी निवेश सरकार करवा रही है, किंतु आज भी जो निजी क्षेत्र है वो बहुत प्रकार की परियोजनाओं के जो समस्या है, मान लीजिए देश में
750 परियोजनाएं लगभग आज भी क्या हैं, अटकी हुई हैं और अच्छा खासा पैसा उसमें ब्लॉक हो रखा है। दोस्तों इन कारणों से आप ये देख सकते हैं कि जो हमने योजनाएं बनाई हैं, जो हमने विकास के मार्ग खोले हैं, उससे कुछ पहलू में कुछ हद तक तो बेरोजगारी से निपटने में सहायता मिली है। क्योंकि दोस्तों ये आंकड़ा हमने पहले की वीडियो में देखा कि देश में यूएन की रिपोर्ट है कि जो चरम गरीबी है उसमें 12% से गिरावट आई है। हालांकि दोस्तों आज भी बेरोजगारी चरम पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में और निवेश की मांग है। इनको अगर देखा जाए तो ये प्रमाणित होता है कि अभी भी तीव्र समावेशी विकास का जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। अब दोस्तों हमने यहां पर यह बात तो कर ली है कि हमारा कंसेप्ट क्या है। अब जरा उत्तर पे आते हैं कि उत्तर में क्या लिखा जाएगा, इसके मूल उत्तर का अंग क्या होगा। दोस्तों पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं कि जब उत्तर लिखा जाता है तो हमें 300 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है और हमारे पास दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि तीव्र समावेशी विकास क्या है और दूसरा प्रश्न है कि भारत में इसको कम करने में सहायता कैसे मिली है। जब ऐसे प्रश्न दोस्तों आते हैं तो आप ऐसा करें कि पहले 50 शब्द आपने आवंटित कर लिए पहले भाग के लिए। प्रश्न के पहले भाग के लिए आपने क्या कर लिया, आवंटित कर लिया 50 शब्द। बचे आपके पास 250 शब्द। दोस्तों 250 शब्द में आप ऐसा कर सकते हैं कि करीब 110 शब्द के आसपास या 130 शब्द के आसपास आप सकारात्मक पहलू को दे सकते हैं। करीब 70-80 शब्द आप उसके नकारात्मक पहलू मतलब असफलता को दे सकते हैं और जो शब्द बच जाएंगे उस पे आप अपने निष्कर्ष को रख सकते हैं कि आपका अल्टीमेट निष्कर्ष क्या है। दोस्तों इससे क्या होगा, एक संतुलित रूप से आपका उत्तर बनेगा कि आपने सभी पहलुओं को टच किया है। तो ये पहली रिकमेंडेशन है कि आप इस उत्तर को बांटें, क्योंकि होता यह कि अगर आपने ये तकनीकी विभाजन नहीं किया जो बहुत आपको सेकंड्स में कर लेंगे। आप जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो सेकंड लगते हैं इनको डिवाइड करने में। तो पहले भाग में हम उत्तर का पहला भाग लिखेंगे, जो बच गया उसमें दोस्तों क्या होगा, क्योंकि ये दूसरा प्रश्न ये पहला प्रश्न है। दोस्तों पहला प्रश्न है तीव्र समावेशी विकास क्या है। दोस्तों आप बताएंगे कि समाज के सभी वर्गों को, देश के सभी वर्गों को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, गरीब हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, राइट, सभी क्षेत्र हो, उन सभी को साथ लेके आर्थिक प्रगति करना ही तीव्र या समावेशी विकास है। और जब ये विकास की दर 8-8.5% या उससे अधिक होती है तो उसको हम तीव्र समावेशी विकास कहते हैं। दोस्तों 6% 7% को हम बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं कहते, कम से कम 8% ग्रोथ हो तभी उसको हम एक फास्ट ग्रोथ कहते हैं। तो फास्ट ग्रोथ के लिए आपको बताना होगा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर, जैसा हमने देखा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लिया आपने, उनको साथ लेकर चलना समावेशी विकास है। और उस विकास में अगर हम अच्छी ग्रोथ रेट हासिल कर लें, 8% से ऊपर की हासिल कर लें, तो उसको कहा जाएगा तीव्र समावेशी विकास। पहली बात दोस्तों आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको 50 शब्द में देना, आपने लिखा ये क्या है। फिर आप बता सकते हैं कि 11th 5 ईयर प्लान में ये कल्पना की गई थी कि हम फास्ट ग्रोथ करेंगे। और 12th का भी आप जिक्र कर दें कि 12th 5 ईयर प्लान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें सतत शब्द को जोड़ा गया, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ भी कहते हैं। दोस्तों इन दोनों को आप देखकर इन दोनों को शामिल करें तो आपका एक अच्छा उत्तर बन जाएगा। इसको आप चाहें तो 60 शब्दों में भी एक्सटेंड कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद में एक बड़ा प्रश्न का हिस्सा है। तो पहले भाग में आप बता दें कि समावेशी विकास क्या है, वो तीव्र क्यों कहलाया, और अंत में आप इन दोनों को शामिल कर दें। अब आते हैं जरा अगले भाग पर, जो पूछता है कि भारत में इस विकास ने बेरोजगारी को कम करने में सहायता कैसे की। दोस्तों यहां पे आप बताएंगे कि इस
प्रकार की प्रगति ने, इस प्रकार के विकास ने जो बेरोजगारी के ऊपर आघात किया है उसको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। दोस्तों पहला बिंदु क्या होगा, आप बताएंगे। इस विकास की गति से हमारी जीडीपी में वृद्धि हुई है। जीडीपी से देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, तो लोगों के हिस्से जो आय आई है, लोगों के हिस्से में जो रोजगार आया है उसकी मात्रा बढ़ी है, क्योंकि जब मान लीजिए उत्पादन होगा तो निश्चित ही कहीं ना कहीं रोजगार सृजित होगा। मान लीजिए पहले हमने कुछ मशीनों को हटाकर नई मशीनें लगा दी, तो जो काम मैनुअल था उसके स्थान पे जो काम अभी शुरू हुआ है उस नए रोजगार के अवसर खोले हैं। तो आप बताएंगे कि जीडीपी बढ़ने का लक्ष्य रखा गया या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, तो बढ़ती जीडीपी ने क्या किया, नए उत्पादन के जो मार्ग हैं उनको प्रशस्त किया है, जिसके बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं। दोस्तों आप बताएंगे कृषि ने भी, क्योंकि भारतीय कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भले ही आय बहुत ज्यादा ना हो, किंतु जो क्षेत्र की ग्रोथ रेट है वो सकारात्मक रही है। कोविड के समय भी जब बाकी क्षेत्र नेगेटिव ग्रोथ रेट में थे, तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रेट दर्ज की है। आप बताएंगे इसके बाद कि अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया, ना केवल इस योजना में बल्कि 2014 में जब हमने मेक इन इंडिया लॉन्च किया, इसमें भी अतिरिक्त 10 करोड़ रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों आज काफी ऐसी चीजें हैं, उत्पादन की वस्तुएं हैं जो भारत में बनती हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हों, मोबाइल फोन्स हों, इन वस्तुओं ने भारत में एक उत्पादन का नया बेस क्रिएट किया है जो पहले नहीं था। दोस्तों ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि कैसे इस योजना ने या इन फास्ट ग्रोथ के उस लालच में हमने रोजगार का सृजन किया है। दोस्तों आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल का, फार्मास्यूटिकल्स का एक हब है जो पहले नहीं था। वो इसलिए है कि हमने इस लक्ष्य को पूरा किया, इस लक्ष्य को हमने चेज किया कि हम फास्ट एक इंक्लूसिव ग्रोथ आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों फिर आप बताएंगे कि निवेश हमने बढ़ाया है और जीडीपी की तुलना में निवेश में काफी वृद्धि हुई है, और निवेश होने से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। मान लीजिए बुलेट ट्रेन है या सागरमाला है, भारतमाला परियोजना है, इन सभी परियोजनाओं ने, या फिर आप गलियारों की बात कीजिए, किस प्रकार से हमने दिल्ली मुंबई गलियारों का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, काफी हद तक पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश से गुजरता है, जिसने क्षेत्रीय उद्योगों को, लघु उद्योगों को नए आयाम दिए हैं, जिससे रोजगार का सृजन हुआ है और बेरोजगारी से निपटने में सहायता मिली है। दोस्तों आप बताएं कि किस प्रकार से इन सभी से विदेशी निवेश बढ़ा है, नवाचार बढ़ा है, और देखिए निवेश रोजगार के अवसर भी लेके आता है। दोस्तों इस प्रकार से हम बहुत आसानी से, आप देखिए जीडीपी का मुद्दा है, कृषि का है, उद्योग का है, कौशल विकास का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, विदेशी निवेश नवाचार का है। इन सभी बातों को यदि आप लिखते हैं, ये सभी 8-10 बिंदु हैं, इनमें यदि आपने एक्सपैंड किया तो बहुत आसानी से 100-125 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे। किस प्रकार से तीव्र समावेशी विकास को हमने जब चेज किया तो जीडीपी बढ़ी, नवाचार आया, निवेश आया या इंफ्रास्ट्रक्चर आया, कृषि का इंप्रूवमेंट हुआ, उद्योग का विकास हुआ, इन सब से रोजगार बढ़ा और बेरोजगारी की समस्या को निपटने में हमने कुछ राहत प्राप्त की। लेकिन दोस्तों अभी भी मुद्दा ये है, अब हम आएंगे नकारात्मक पहलू पर। नकारात्मक ये है कि आज भी शहरी ग्रामीण खाई बहुत बड़ी है। इससे होता यह कि शहरों में आय अच्छी है, शहरों में रोजगार है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको भारी बेरोजगारी देखने को मिलेगी, या फिर कहने के लिए लोग काम कर रहे हैं किंतु उनकी आय बहुत ज्यादा नहीं है। तो ग्रामीण शहरी खाई की आप बात करेंगे। दोस्तों आप बात करेंगे कि देश में आज भी जो खाई है अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग समुदायों में, वो भी काफी गहरी है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं या जातियां हैं या अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आय अभी भी बाकी की तुलना में काफी पिछड़ी है। सचर समिति की रिपोर्ट भी ये कहती है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, कुछ हद तक उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत हद तक जो नीतियां बनी हैं उनसे उनका लाभ नहीं मिला है। दोस्तों इसके बाद आप बात करेंगे कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी क्या है, कुछ पॉकेट्स में केंद्रित है, अभी भी गांव देहातों तक उनका विस्तार होना बाकी है। जैसे भारत नेट, तो इंटरनेट की जो पहुंच है वो भी अभी तक गांव तक नहीं पहुंची है। शहर में ओवर कनेक्टिविटी है और गांव में अंडर कनेक्टिविटी है।
दोस्तों इससे क्या होता है कि जो रोजगार के अवसर हैं वो कुछ पॉकेट्स में बने हैं, कुछ पॉकेट्स में आज भी बेरोजगारी का जो अवसर है या बेरोजगारी की स्थिति है बनी हुई है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पहलुओं को टच किया और 130 शब्द का मतलब है कि हमने बताया कि कैसे जीडीपी, कृषि, उद्योग, नवाचार, निवेश ने इन आर्थिक प्रगति के हमारे इस प्रयासों ने बेरोजगारी से निपटने में हमारी मदद की है। लेकिन हमने बता दिया कि आज भी देश में बेरोजगारी अच्छे खासे स्तर पे है, खाई है, असमान विकास है, क्षेत्रीय असमानता है, जातीय असमानता है, धार्मिक असमानता है, लैंगिक असमानता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो असमानताएं इतनी ज्यादा हैं कि तीव्र गति तो है किंतु वो समावेशी अभी पूर्ण रूप से नहीं है। दोस्तों आज भी अगर आप देखें तो श्रम बल भागीदारी दर, जिसको हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यदि आपको याद हो आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं कि श्रम बल भागीदारी दर में महिलाओं की जो भागीदारी दर है वो करीब 23% है श्रम बल में और पुरुषों की लगभग 75% है। मतलब पुरुषों में से 3/4 पुरुष श्रम बल का हिस्सा बनते हैं, महिलाओं में केवल 1/4 ही श्रम बल का हिस्सा बनती है, क्योंकि बहुत सारे घरेलू, सामाजिक और अन्य पहलू हैं जिस कारण से उनका विकास पुरुषों की तुलना में काफी कम है। दोस्तों ग्रामीण आय शहरी आय से काफी कम है, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी से काफी कम है, अवसर की कमी है। इस कारण से दोस्तों हमारे पास ये मुद्दे हैं बताने के लिए कि कैसे तीव्र समावेशी विकास ने जो बेरोजगारी है उसको पूरा समाप्त नहीं किया और आज भी बेरोजगारी चरम पे है। अब दोस्तों निष्कर्ष पे आते कि निष्कर्ष क्या होगा। दोस्तों निष्कर्ष का मतलब है एक समाधान। तो आप बताएंगे, देखिए जो ग्रामीण साख है, रूरल क्रेडिट है, वो बढ़ सकता है, या ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विस्तार किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनको उद्योगों से लिंक किया जाए ताकि उद्योगों की जो मांग है उसी तर्ज पे उनको स्किल दिया जाए ताकि उनकी उपयोगिता उद्योगों में लग सके। दोस्तों ऐसा होता है कि हमने स्किल तो प्राप्त किया किंतु इंडस्ट्रीज की मांग कुछ और है, जिस कारण से एक खाई रहती है और बेरोजगारी बनी रहती है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री उन्मुख स्किल डेवलपमेंट है, ग्रामीण साख है, इन सब का हवाला देकर आप आसान शब्दों में करीब 40 शब्दों में अच्छा निष्कर्ष लिख सकेंगे, जिसके बाद आपका उत्तर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप देखिए कि 3 शब्दों में हमने पहले भाग में तो इस उत्तर का ये भाग देख लिया। उसके बाद हमने एक आलोचनात्मक समीक्षा कर ली है कि कैसे जो तीव्र विकास है उसने बेरोजगारी को कम किया या नहीं किया, और अंत में हमने निष्कर्ष देकर बता दिया कि और क्या किया जाना है, जिसके बाद दोस्तों हमारा उत्तर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमने कंसेप्ट देख लिया, हमने उत्तर देख लिया। अगर हम अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो हालांकि अतिरिक्त जानकारी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 12th प्लान है, हालांकि 12th प्लान का जिक्र इसमें नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए तो आप 12वीं योजना के संदर्भ में अपना उत्तर दे सकते हैं। तो 12वीं योजना की अगर हम बात करें तो 12 से 17 के बीच में हमारी आखिरी योजना थी। अब हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती हैं और उस योजना ने के बाद नीति आयोग ने काम संभाला है और देश में आर्थिक प्रगति पहले की तुलना में बेहतर हुई है। जीडीपी हमारी एक अच्छी पोजीशन पे है, जिसकी आप बात अपने लिए करें ताकि आगामी वर्ष के प्रश्नों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये था हमारे इस प्रश्न का एक विस्तृत उत्तर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आरएएस की संपूर्ण तैयारी के लिए टीम दृष्टि शुरू कर रही है 2 नए ऑफलाइन कोर्सेज। 21 जुलाई सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है आरएएस प्रीलिम्स कोर्स और आरएएस मेंस कोर्स शुरू हो रहा है 26 जुलाई दोपहर 3 बजे से। इन कोर्सेज के बारे में संपूर्ण जानकारी और एडमिशन के लिए आप हमारे जयपुर केंद्र पर आइए। हमारा पता है दृष्टि IAS 4545A टॉक रोड जयपुर। इसके अलावा आप हमें 8929738772 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।